हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, हमने एनसीईआरटी बुक जो कि क्लास 7 की है, उसमें हमने जो है अभी तक अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में कुछ पढ़ा, जो कि बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपको दे दी है। दोस्तों, अब फिर से हम एनसीईआरटी बुक में आगे बढ़ते हुए अब हम अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के जो है शासन में क्या क्या चीज़ें जो थी महत्वपूर्ण थी और क्या क्या हुआ उसके बारे में हम अलग अलग बताएंगे। दोस्तों देखिए, अलाउद्दीन खलजी दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 में, और 1302 और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मोहम्मद तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रशासनिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार कर उसका आक्रामक कदम था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अलाउद्दीन खलजी में देख। अलाउद्दीन खलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में यह शहर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मोहम्मद तुगलक नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से पुराने शहर दहली एक कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अलाउद्दीन खलजी का फिर से हम देखते हैं। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। खाद्यान्न जो लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अलाउद्दीन खलजी के तरफ आते हैं। उसमें क्या था, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। ठीक है दोस्तों, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे और अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इन टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो दोस्तों, अब प्रशासनिक जो कदम था उसके बारे में जान लेते हैं। तो अलाउद्दीन खलजी जो है प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों को
ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासन काल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने के बाद लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना की दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता और बगावत पर उतर आई और मोहम्मद बिन तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। जी, अलाउद्दीन खिलजी की बल प्रतिरक्षा पर था। वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। ठीक है, चलिए अब एक बार और देखते हैं। इसमें 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत क्या था, इसके बारे में जानेंगे आगे। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। ठीक है, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी जो 1540 और 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 और 1540, 1555 से 1565 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी और कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल सम्राट को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। शेर शाह जो था उसका ही प्रशासन व्यवस्था जो है सम्राट अकबर जो है उपयोग किए थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो मुगल शासक के बारे में, क्या उनकी कमियां थी, क्या उसमें अच्छा था, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो है दोनों चीज़ों को बताया गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।